नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिछने वाली बिसात की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए सियासी गठजोड़ और राजनीतिक समीकरण भी अब बनाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीब 1.5-2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी हलचल तेज होने लगी है। बीजेपी ने 1.5 साल पहले ही अपने विधायकों को जाति और जनता की कसौटी पर परखने के साथ साथ उनके कामकाज और क्षेत्र में सक्रियता का आकलन शुरू कर दिया है। बीजेपी यह पता लगाने में जुटी है कि पहली और दूसरी बार जीत कर आए विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा है। विधायक अपने विकास निधि की धनराशि का कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और उन्होंने यह किन किन क्षेत्रों में किया है। विधायक अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के निस्तारण में कितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने काम किया है। क्षेत्र की जनता की नज़र में विधायक की छवि कैसी है, क्षेत्र में वह कितने दिन रहते हैं, पिछले चुनाव में जीत की मार्जिन कम रहने की वजह क्या थी। इसके अलावा मौजूदा विधायक के 2027 में जीतने की कितनी संभावना है। इस तरह विधायक के कामकाज के साथ क्षेत्र के जातीय समीकरण का भी आकलन किया जा रहा है। बीजेपी टिकट बंटवारे से पहले अपने विधायकों की रिपोर्ट जुटा रही है ताकि 2027 के चुनावी रणभूमि में मजबूत उम्मीदवार उतार सके। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी हुई है। सपा ने यह स्पष्ट किया है कि उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा जिसकी सक्रियता बूथ पर होगी। सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेगी। पीडीए पर्चा वितरण समेत तमाम मुद्दों पर वे कितना सक्रिय रहते हैं, भविष्य में उनके टिकट की दावेदारी भी इसी आधार पर तय होगी। इसके लिए प्रदेश सपा मुख्यालय से सभी जिला और शहर कमेटियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव में अभी से ही कांग्रेस और सपा गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। हाशिए पर सिमटती बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद की सक्रियता के बाद नए सियासी संकेत मिलने लगे हैं। तो यह बिसात जो बिछ रही है, यह दोनों तरफ बिछ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही अपने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को खंगालने में जुटी है। गुणवत्ता का आकलन तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है, करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। और वो जो तमाम कसौटी हैं जिन पर विधायकों को खरा उतरना होगा, उसके पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि वक्त तो है 1.5-2 साल का, लेकिन बीजेपी किसका टिकट काटेगी और किसे देगी। विधायकों के अंदर भी असमंजस की स्थिति मौजूद है। तो तैयारियों का यह खेल और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड में कौन पास कौन फेल, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत वत्स साहब आप ही के साथ करते हैं। सर देखिए, विधायकों को बहुत सफोकेटिंग स्टेट में आप लोगों ने ला दिया है, यानी आपकी पार्टी ने। बताइए, अब विधायकों को भी रिपोर्ट कार्ड, असेसमेंट, टेस्ट, कसौटियों पर खरा उतरना होगा और तब जाकर के आगे का रास्ता क्लियर होगा। ये क्या इसलिए है वत्स साहब क्योंकि जो चुनाव लड़ा जाता है इन दिनों वह केवल पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, और ऐसे में विधायकों के कद के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना समझना ज़रूरी नहीं होता। क्या इसलिए है, और क्या यह करके आप एक बार फिर से यूपी को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कुणाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की और जनता में उनका जनता को उनके प्रति अपार विश्वास
इसमें कहीं संशय नहीं छोड़ रहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में ये पुराना उत्तर प्रदेश नहीं रहा, ये अब नया $1 मिलियन की तरफ मुखातिब उत्तर प्रदेश है। चाहे मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, 22 नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, रोड पुलिया का निर्माण हो, मेट्रो की गति को और धार देने की कोशिश हो, या किसानों को उनका सम्मान निधि के अलावा मुफ्त बिजली और अन्य जो हमारे प्रोग्राम है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए प्रदेश जाना जाता था, अपराध से भरा हुआ था, फिरौती से भरा हुआ था, मर्डर से भरा हुआ था, बलात्कार से भरा हुआ था, आज अमन चैन की जो वहां पर बंसी बज रही है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जी ने सर्वप्रथम अपनी सूची में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का बीड़ा उठाया था और इसमें वो काफी हद तक सफल हुए। आज जितने भी बड़े बड़े अपराधी थे, या तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए या उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया है और कहीं बिल में घुसे हुए हैं। ठीक है। ये जब तक 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी की तरफ कतई नहीं आता, अगर वहां शांति व्यवस्था औद्योगिकरण की में नहीं बहाल होती, ये सारी चीजें इंगित कर रही हैं कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। आपने देखा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें हमने समाजवादी के पुश्तैनी गढ़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जीत हासिल की है। हाँ। ये सब इस बात का द्योतक है कि अब अपीजमेंट करके डरा के राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है। 21वीं सदी है। आज फिर इस सदी में जहां हम चौमुखी विकास की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी फिर से जातिगत समीकरण बिछाकर राजनीति में फतह पाने की कवायद कर रही है। ठीक है वत्स साहब। पासी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से। पासी साहब देखिए, दो की टेक अवेज हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का चेहरा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत अपने आप में बीजेपी को थोड़ा एज तो जरूर देती है, और उस पर विधायकों की स्क्रीनिंग हो रही है, उससे ताकत और बढ़ जाएगी। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है पासी साहब, क्योंकि सांगठनिक तौर पर, उसकी शक्ति के तौर पर बीजेपी आप मानते हैं आपसे काफी आगे है, और बूथ लेवल तक यदि आप उतने सक्रिय नहीं हुए तो संभवतः ट्रेन फिर छूट जाएगी। पासी साहब कैसे पाटिएगा उस खाई को? कुणाल सर, देखिए, बस साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया कर दिया गया, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफी दिनों से इस बात को कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि अपराधियों का, उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो चुका है लगभग। और अभी बस साहब ने कहा कि वो या तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या फिर बिल में छुपे हुए। तो मेरा कहना ये है इस पर कि भाई 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और ये बात 18 से ही कही जा रही है कि अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, अपराधी सब चले गए। तो कुणाल साहब, आप खुद देख सकते हैं कि उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अपराध जो है रुक नहीं रहे हैं,
आए दिन अपराध हो ही रहा है, तो इस बात को कैसे माना जाए कि अपराधी चले गए, अपराध मुक्त हो गया, वो दिल में है या अल्लाह को प्यारे हो गए? भाई वो अगर अल्लाह को प्यारे हो गए होते या दिल में होते तो अपराध रुक जाता। तो अपराध तो निरंतर हो रहे हैं ना। दूसरी चीज जो भट्ट साहब ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपना जात का समीकरण बिछा रही है, जातगत कर रही है, तो देखिए ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारतीय राजनीति में जात एक अहम है। मैं किसी एक दल विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरी राजनीति की बात करता हूँ। भारतीय राजनीति में जी आप भी जान रहे होंगे, भारतीय राजनीति में जात एक अहम। और अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जात नहीं मानती है, जात के आधार पे कार्य नहीं करती है, तो फिर ये ढिंडोरा क्यों पीटते हैं कि इस जात का मैंने जिला अध्यक्ष बना दिया, इस बार जात का मैंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इस जाति का मैंने राष्ट्रपति बना दिया, मैंने प्रधानमंत्री पिछड़ा बना दिया, ये बात क्यों करते हैं आप? नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिना जाति के राजनीति तो इस देश में फिलहाल संभव नहीं। बिना जाति की, कुणाल सर, बिना जाति की राजनीति इस देश में संभव है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। वो भी बात है। अगर यदि आप जाति खत्म करने पे काम स्टार्ट कर दें तो बिना जाति की राजनीति हो जाए। लेकिन आपको इस बात को मैं मानता हूँ, कई बार मैं आपके यहाँ ही डिबेट में कह चुका हूँ कि देखिए खाना पूर्ति के मामले में बीजेपी का कोई जवाब नहीं। जात के आधार पर नीचे से लेकर के ऊपर तक यानी मंत्रिमंडल तक खाना पूर्ति करने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं, इस बात को मैं मानता हूँ। तो कैसे मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा? मान लेने से पासी साहब काम चलेगा, फिर सत्ता से दूर रहने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते हैं, आप अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहे हैं सर, ये अभी तो बताइए। देखिए सर, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने इनको शिकस्त दिया है उत्तर प्रदेश के, और उससे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीख भी लिया है। हाँ, उसी फार्मूले के तहत हम पीडीए लेकर आए हैं। हाँ, और हम पीडीए के आधार पर ही इनको 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करेंगे। ठीक है पासी साहब, व्हाट्सएप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जिस ओर इशारा कर रहे हैं पासी साहब, चलिए उससे थोड़ा इतर जाति वाली राजनीति से। तर आपने दो इंपॉर्टेंट बात कही थी सर अपने ओपनिंग कमेंट में, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, दूसरा पीएम का चेहरा। जब भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों फैक्टर इतनी ताकत दे देते हैं ऑलरेडी कि आप कह रहे हैं कि आप पिछले से भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, तो फिर ये विधायकों के होमवर्क, उनके रिपोर्ट कार्ड, उनके असेसमेंट, कौन कितनी बार जीता, कितने मार्जिन से जीता, ये सब करने की क्या जरूरत है सर? तब तो इसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए कुणाल जी, नरेंद्र मोदी और का चेहरा और योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा, ये एड ऑन फैक्टर है। ओके, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, अगर हमने किसी को जिताया या कोई हमारी टिकट पे जीता, तो समाज के प्रति, लोगों के प्रति उनका क्या रवैया रहा, उनकी क्या कार्यशैली रही, उनका कितना योगदान रहा, उनके पार्लियामेंट, उनके विधानसभा डिबेट्स किस स्तर के रहे, उन्होंने अपनी एरिया की समस्याओं का निष्पादन किस ढंग से किया, उनका व्यवहार सरकारी कर्मचारियों के प्रति कैसा रहा, उनका व्यवहार क्षेत्र की जनता के साथ कैसा था, इस सभी का मूल्यांकन करना कम से कम हमारी जैसे डिसिप्लिन पार्टी में अति आवश्यक है। वत्स साहब, और ये सब मूल्यांकन करते हुए यदि आपके विधायकों में, नेताओं में असंतोष का ग्राफ बढ़ गया तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, हमारे यहाँ हमने
सूबे के कप्तान चेंज किए, हमने सूबे के पूरी की पूरी मंत्रिमंडल चेंज किया। इसी के लिए तो हम जाने जाते हैं। और जो डिसएग्रीमेंट होता है उसको कैसे पाटते हैं, या फिर अब आप लोग भी कांग्रेस की तरह आला कमान के हिसाब से चलने लगे हैं? नहीं, हाँ, जो भी फैसला शीर्ष नेतृत्व का होगा, हाँ, उसको आपको अंतोगत्वा मानना ही पड़ेगा। आपने देखा मुंबई में पहले टर्म में हमने शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद हाँ, फडणवीस जी लाइन पे आ गए, ये बात तो कहीं नहीं है। गए। उसका फल उनको मिला कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए। और एक इतिहास है कि हमको जो छोड़ के गया है उसने कोई प्रगति नहीं की है। बहुतों ने तो अंतोगत्वा पुनः मुझको भवा फिर से आगे वापिस, हाँ, घर वापसी कर ली नहीं। हाँ, और नहीं तो इन विल्डरनेस जंगल में चले गए। इसलिए हम जो भी फैसला लेंगे मूल्यांकन करेंगे। अगर आप हमारे मापदंडों पर खड़े उतरेंगे तो हम आपको फिर दोबारा जनता से नॉमिनेट होने के लिए भेजेंगे, अन्यथा आपको किसी और काम में लगाया जाएगा। ठीक है वत्स साहब। पासी साहब, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में सेट है, क्लियर है, मूल्यांकन करेंगे, डर भी है, अनुशासन भी है, असमंजस बेचैनी उसको पाटने का उपाय भी है, रिवॉर्ड भी है, सब कुछ है। अब यह बताइए सर, अब समाजवादी पार्टी मौजूदा दौर में आपके पास क्या है? एक तो सत्ता से दूर रहने के लिए बहुत अरसा हो गया, उससे दूर रहे उसकी बेचैनी, और फिर बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने वाला वैसा कद्दावर नेता जो इन परिस्थितियों में बीजेपी को हरा पाए, खोज पाएंगे आप सर? दो गिलास सर। देखिए कुणाल सर, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के बहाने हैं। वो अपने हर चुनाव में 30 से 35% लोगों की टिकट काटती है, नए लोगों को टिकट देती है, और बाकी ये सब रिपोर्ट कार्ड और किसका कैसा कार्य रहा, जनता में कैसा लोगों का कैसा विश्वास रहा, कैसा व्यवहार रहा, ये सब तो एक कहने वाली बात है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये इनका इंटरनल मामला है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। ये किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, किसको लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाते। तो आप अपना भी इंटरनल मामला बताइए, कैसे लोगों को टिकट दीजिएगा, कौन से पैरामीटर हैं, वो भी कुछ बताइएगा सर। देखिए कुणाल सर, हम जो भी हमारे लोग हैं जिसको हमें टिकट देना है उसके बारे में निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ले चुके हैं। ओके। लेकिन उस बात को हमें वन साहब को या सार्वजनिक तौर से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। हमारे लगभग 80% प्रत्याशी क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इसका खुलासा हम समय आने पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, 2027 के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि क्या 2024 वाला वह समीकरण, फॉर्मूला, स्ट्रेटजी रिपीट होगा? क्यों? यह भी सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी उससे काफ़ी हद तक सीख चुकी है, और जो माइलेज आपने 24 में भुनाया था उसका डिविडेंड आपको मिल नहीं पाया है अन्य स्टेट इलेक्शंस में। राह तो आपके लिए भी मुश्किल है पासी साहब। देखिए कुणाल सर जी, जो बस साहब जो उपचुनाव का हवाला दे रहे हैं कि उपचुनाव में मतलब ये इनको भारी सफलता मिली, समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली, तो ये सारे जग जाहिर है ये बात कि उपचुनाव कैसे होता है और किसका रहता है। उपचुनाव में आज तक कभी सत्ता पक्ष से विपक्षी दल ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। ये कोई नई बात नहीं है जो बस आप बता रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि और जो महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, वो कौन सी बात थी? देखिए सर, महाराष्ट्र में जैसे हमारा आप भले ही वहाँ की प्लेयर ना हो, लेकिन आपके सहयोगी तो थे ही।
जी जी हाँ, तो वो क्या है कि हमारा भाई महाराष्ट्र में उतना ज्यादा नहीं है कि हम वहाँ इनसे टक्कर लेने में सक्षम है, लेकिन हम एक गठबंधन के एक हिस्सा थे, हमने मेहनत किया। हमारे लोग यहाँ से भी गए, हमारे मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी साहब वहाँ गए महाराष्ट्र में, ऐसे कई सांसद गए और जो है मेहनत किया। अब क्योंकि भाई जनता को जो मंजूर था उन्होंने वो किया। ठीक है, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट पासी साहब आपसे, 27 के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट है? फिर जल्दी से वत्स साहब से भी सेम सवाल। कुणाल सर, 27 का चुनाव हम जीतेंगे और हम उन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं जो इनकी सरकार में और इनके लोगों के द्वारा इस समय सताए जा रहे हैं। अच्छा। जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उस कमजोर समाज, उस दबा हुआ समाज, उस पिछड़ा हुआ समाज, उस कुचले हुए समाज को हम साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी आबादी लगभग 80% है और वो लोग हमारे साथ भी हैं और वो ही हमें सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे और वही उसी जनता को हम अपना देवी देवता और आदर्श भी मानते हैं, उसी गरीब जनता को। ठीक है पासी साहब। वत्स साहब, थोड़ा बहुत भी कंपटीशन मानते हैं समाजवादी पार्टी को, या फिर पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे से ही इस बार भी बात बन जाएगी? देखिए कुणाल जी, किसी भी चुनाव में हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। अच्छा। हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करते हैं कोई चीज। लड़ाई लड़ेंगे, अपने सारे अस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे, अपने सारे विधाओं का इस्तेमाल करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। और हमें विश्वास है कि हम अपने किए कार्यों के बदौलत लगातार स्टेट्स में रिपीट हो रहे हैं। जनता का विश्वास हम जीते हुए हैं और आगे भी जीतते रहेंगे, अपने कर्मों की बदौलत, अपने किए गए कार्यों की बदौलत, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बदौलत, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बदौलत और विश्व में अपना झंडा गाड़कर तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ। ओके वत्स साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी पासी साहब, आपका भी वत्स साहब, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ है, समाजवादी पार्टी में भी है, भारतीय जनता पार्टी में तो भी है, क्योंकि सरकार में भी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मन में किसके प्रति कॉन्फिडेंस है और विश्वास है, क्योंकि फैसला तो अंततः उन्हीं को करना है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।